प्यारे बच्चों, आपका कार्यपत्रक नंबर 7, दिनांक या तिथि कह दीजिए 15 अक्टूबर सन 2020। बच्चों, ये हिंदी विषय का कार्यपत्रक है और कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत में एक पाठ है बस की यात्रा। इससे कार्यपत्रक लिया गया है। पहले भी कार्यपत्रक इस पाठ से आ चुके हैं, तो इस पाठ का एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। उसे पढ़कर हम लोग पहले समझेंगे, फिर नए शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तरों पर आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए और यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बड़ा ही रोचक गद्यांश है, इसको हम समझते हैं। अभी तक हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था बच्चों कि ये जो शाम वाली बस से 5 मित्र सतना के लिए चल पड़ते हैं, है ना, अपनी नौकरी के लिए। तो उस बस में बैठे हैं ये लोग और इनको लोग जो छोड़ने आए हैं वो विदाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने सलाह भी दिया कि इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते समझदार लोग, लेकिन इन लोगों को अपने काम पर पहुंचना था, इसलिए इनकी मजबूरी थी। तो अब आगे से ये पाठ शुरू हुआ है गद्यांश में कि अब शुरू होता है कि बस का जो इंजन है स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बस की यात्रा की शुरू हो गई है। क्या कहते हैं? इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। बच्चों, जैसे ही बस आई थी ना स्टैंड पर और लोग कह रहे थे कि शाम वाली इस बस से समझदार लोग नहीं आते जाते हैं, इससे सफ़र नहीं करते हैं शाम के समय। तो इसको देखते ही लोग समझ गए थे, ये लोग 5 मित्र समझ गए थे, क्योंकि सारी जो बस थी उसकी वो बहुत पुरानी बस थी, बहुत दुर्दशा हो रखी थी उसकी। बस जैसी चीज़ों की देखभाल होनी चाहिए, लेकिन जो उनके मालिक थे वो कोई भेदभाव, वो कोई उसका ध्यान नहीं रख रहे। ठीक है, तो जब किसी भी वाहन का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी हालत जर्जर ही हो जाएगी। अब बस पुरानी भी है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको इंजन बस को देखकर इन 5 मित्रों को ये लगा कि शायद ये बस स्टार्ट ही नहीं होगी, इसकी तो हालत बहुत ख़राब है। लेकिन इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया और जब ये इंजन स्टार्ट हुआ तो बस के सारे कलपुर्जे हिलने लगे। तो लेखक को क्या लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है, क्योंकि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ उस बस के सारे जो अंदर के जगह, सीट थी, खिड़की थी, दरवाजे थे, चेसी थी, छत थी, वो सब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। तो क्या लगा कि लेखक को लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, खिड़कियों के कांच बहुत कम बचे थे, यानी एक इक्के दुक्के बचे होंगे, और जो बचे थे यानी जो भी कांच बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी खिड़कियों के जो कांच थे वो कम थे और ढीले भी होंगे फ्रेम में, तो वो चलते हुए जब बस चल रही थी तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे वो कम कांच भी, कि लेखक को क्या लगा कि पहले ही कांच कम है और जो ये कम बचे हुए हैं इनसे हमें
बचना था। बेटे देखो ये शब्दों का जो जो वाक्य संयोजन है कितना आकर्षक है। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी बचे थे और बचना था। रोचक तरीके से बात कही गई है। ठीक है, लेखक ये कहना चाहता है कि खिड़कियों में कांच बहुत कम बचे थे, थोड़े बहुत ही थे, और जो थोड़े बहुत थे वो इतनी ज़ोरों से हिल रहे थे कि हमें उन कांचों से दूर बैठना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी वो तुरंत, फ़ौरन का अर्थ था तुरंत, वो तुरंत खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था कि क्या लगा था जैसे कि लेखक की सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक क्या कह रहा है कि बस ये चल पड़ी और बस की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बस इतनी पुरानी थी कि शायद गांधी जी ने जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था उस समय में, ये उस समय की बस है, उस समय ज़रूर ठीक ठाक रही होगी। लेखक ने मजाकिया लहजे में कहा है क्योंकि गांधी जी का जो आंदोलन था वो सन 1930 यानी बहुत साल पहले हुआ था। लेखक के इस लेख से या बस इस बस की यात्रा से या इस बस से बहुत साल पहले हुआ था। बस इतनी पुरानी हो ये बात असंभव सी प्रतीत होती है, लेकिन उस बस का मजाक उड़ाने के लिए या अपने व्यंग्य में रोचकता लाने के लिए लेखक ने बात कही है कि ये बस इतनी पुरानी है, ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, यानी गांधी जी ने जो ये दोनों आंदोलन चलाए थे ना बेटे, तो ये कह रहे हैं कि जब उस वक्त जवान थी तो इसे उस आंदोलनों को समझने की पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उस आंदोलन को करने की पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। कहना चाह रहे हैं कि बस का हर हिस्सा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था, यानी सारे कलपुर्जे ढीले थे। ठीक है, कौन कौन असहयोग कर रहा था ये देखिए। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी जब बस चल रही थी ना तो क्या लग रहा था कि हर हिस्सा सविनय अवज्ञा आंदोलन का पालन कर रहा है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो सीट होती है बेटा ये अटैच होती है बस की चेसी यानी नीचे का जो फर्श होता है बस में उसे हम चेसी कहते हैं, तो उसमें अटैच होती है, उसमें नट बोल्ट से कसी हुई होती है। तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि इसके नट बोल्ट ढीले थे और बस चल रही थी तो सीट हिल रही थी, क्योंकि वो जो जिस चेसी में लगी हुई थी उसके नट बोल्ट ढीले थे या निकल गए थे। तो क्या कह रहे हैं ये सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था, एक दूसरे का साथ वो नहीं थी, आगे पीछे भाग रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही, कभी सीट आगे हो रही थी कभी पीछे हो रही थी। क्या लग रहा था कभी सीट भाग रही है बस रुकी हुई है, बॉडी को छोड़कर सीट भाग रही है, और कभी क्या लगता सीट को छोड़कर बस आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, और 8-10 मील दूर चल रहे होंगे, बस ने स्पीड पकड़ी तो क्या लगा सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमें पता नहीं चल रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि सीट इतनी तेज हिल रही थी तो कि ये बेचारे भी बिल्कुल गिरे सीट पर से जा रहे। बेटा कुछ शब्दार्थ आपको दिए हुए नए शब्द है ना, तो इनके हम अर्थ कार्यपत्रक में दिए हुए पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ठीक है, ट्रेनिंग यानी सीखना, या अभ्यास भी कह देते हैं हम ट्रेनिंग को, है ना। दौर यानी ज़माना, असहयोग साथ न देना, और भेदभाव यानी अंतर, किसी से अंतर करना। ठीक, तो अब हम प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। प्रश्न पहले के लिए मैंने हरे रंग से इंगित कर दिया है कुछ लाइनों को, यहाँ से हमें उत्तर मिलेगा और उत्तर हमें खुद अपने शब्दों में लिखना है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा
जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सीट हमारी सीट के नीचे ही इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। देखो बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि सारी बस जो थी वो काफ़ी पुरानी थी और उसकी हालत बहुत खस्ता थी। पहली बात तो बस को देखते ही लेखक को ये लगा कि उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो सकता था, लेकिन इंजन स्टार्ट हो गया। लेखक को और उसके मित्रों को बड़ी हैरानी हुई कि इंजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही बस में बैठे और इंजन स्टार्ट हुआ तो बस के अंदर के सारे हिस्से बहुत तेज़ तेज़ हिलने लगे इंजन की वजह से, है ना। और कैसा लगा बस को, क्योंकि जब से सारे हिस्से हिल रहे थे तो लेखक को क्या लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। क्योंकि जब भी किसी वाहन का इंजन चलता है तो उसके सारे कलपुर्जे ज़ोर ज़ोर से काम करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और जैसे ही इंजन चला, बस के अंदर सीट, खिड़की के शीशे, उसकी चेसी, है ना, उसके दरवाजे सब इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे कि लेखक को लगा कि वो सारी बस ही इंजन है और वो इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ये अगला प्रश्न है बच्चा दूसरा, अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। ठीक है। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए। बेटे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, इसका मतलब, इसका अर्थ बताती हूँ आपको। सविनय यानी विनय के साथ। ठीक है। अवज्ञा यानी आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। आज्ञा का अर्थ होता है किसी की बात मानना और अवज्ञा का अर्थ होता है किसी की बात ना मानना। गांधी जी ने आंदोलन किया था अंग्रेजी सरकार का साथ ना देकर उनकी शासन व्यवस्था में बाधा पहुंचाने के लिए। लेकिन बस के लिए क्यों है, क्योंकि लेखक जैसे ही बस में बैठा, है ना, तो बस के जो हिस्सेदार हैं या उसके ड्राइवर है या उसका कंडक्टर है या बस ने उन्हें मना बैठने के लिए नहीं किया, है ना। बस ने मना नहीं, बस के किसी भी उसने मना नहीं किया, ये बस में बैठ गए, है ना। और उसके बाद में बस जैसे ही स्टार्ट हुई, जैसे ही चालू हुई, बस के अंदर के जितने भी हिस्से थे, जैसे कि उसकी सीट, ठीक है, बस का इंजन के सारे कलपुर्जे, उसके अंदर लाइटें भी लगी होती है बेटा बस के अंदर, ठीक है, खिड़कियों के कांच, उसके दरवाजे, खिड़कियाँ, ड्राइवर की सीट, पैसेंजर की सीट, सब इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। और जो जहाँ बस के जिस कलपुर्जे से बस के जिन दो कलपुर्जों को आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए था, वो जुड़े हुए नहीं थे। समझ के, जैसे सीट बॉडी के साथ जुड़ी हुई नहीं थी, खिड़कियों में कांच नहीं थे, जो थोड़े बहुत थे वो इतने ढीले थे कि वो आपस में बज के टूट रहे थे। तो यानी, और जब इंजन चला तो ऐसा लगा कि इंजन का कोई भी हिस्सा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर यही अर्थ लिया है लेखक ने कि पूरी बस के सारे कलपुर्जे इतनी तेज़ तेज़ हिल रहे थे और जो जिस कलपुर्जे का काम था वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, एक दूसरे से टकराने पे तुले थे वो सारे बस के पार्ट। इसलिए लेखक ने यहाँ पर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को बस के साथ जोड़ा है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। बेटा मैंने यहाँ पर लाल रंग से 4 कर दिए हैं। पहला है इंजन, दूसरा स्टार्ट, तीसरा ट्रेनिंग और चौथा बॉडी
ये गतिविधि का प्रश्न है। असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए आओ चलते हैं। आपको असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ। जानकारी होगी तभी आप चुनकर लिख पाएंगे। आप चुनकर खुद लिखिएगा, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसे असहयोग और व्यासकाल की नीति इसमें असहयोग और व्यासकाल की नीति प्रमुखता से अपनाई गई थी। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार का यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1914 से 1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेज़ों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में लगभग 1200 लोग मारे गए और 1600 से 1700 लोग घायल हुए। बच्चों, अब हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन में से एक था। सन 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा था कि यह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन सन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने अपनी इस मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। बेटे, ये जो लाइन है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य, तो गैर कानूनी का मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहे थे, चोरी या डकैती कर रहे थे, नहीं। उस समय कुछ काम ऐसे थे जो गलत नहीं थे, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गलत ठहरा दिया था। ठीक है, वो अत्याचार रूपी कानून थे और उन कानूनों का विरोध किया गया इसमें। ठीक, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल, देखो ये जानकारी दी गई विवरण, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को ही। उद्देश्य क्या था, ये मैं फिर से पढ़ देती हूँ। कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। प्रभाव, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं व उसके समर्थकों को जेल में डाल दिया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुए। कुछ और जानकारी भी है।
इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह दिखा दिया कि भारत की जनता अब उसकी सत्ता को ठुकराने और उसकी अवज्ञा के लिए कमर कस चुकी है और उस पर काबू पाना अब मुश्किल है। कुछ और जानकारी देती हूँ, देखते हैं बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम, इसके अंतर्गत तो कुछ चीज़ें थी जैसे मैंने बताया। मैं अभी अब बच्चों बात हो रही थी ना कि कुछ गैर कानूनी कामों को सामूहिक रूप से करना था, तो वो काम है देखो यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम निम्नलिखित थे। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाया जाए। ठीक है, नमक कानून, दांडी मार्च आपने सुना होगा 1930 में हुआ था। ठीक है, वो इसलिए हुआ था कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे, क्योंकि सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। ठीक है, सरकारी सेवाओं यानी नौकरियों का, सरकारी शिक्षा केंद्र यानी जो अंग्रेजी शिक्षा देते थे, ठीक है, उनका, और जो ब्रिटिश सरकार ने कुछ लोगों को उपाधि दी हुई थी उनका बहिष्कार, उनके दिए हुए पुरस्कार वापस किए जाएं। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दें। ठीक है, अफीम बेटा एक ये शराब और अफीम, शराब आप जानते हैं, अफीम एक नशे वाली चीज़ होती है जिससे हमारे कोई भी देश बर्बाद हो सकता है, शराब और अफीम से, है ना। और विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दें ताकि ये दुकानें बंद हो जाएं। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। कर अदायगी को रोका जाए, कर यानी टैक्स, जो फालतू के टैक्स लगे थे उनको ना दिया जाए, नहीं देना। ये कार्यक्रम थे। उम्मीद करती हूँ आपको अब दोनों ही आंदोलनों से बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। तो चलो वापस अपने कार्यपत्रक पर चलते हैं। यह हुआ है ना कि पूरा पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यपत्रक समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।